आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्लास 9 साइंस का सैंपल पेपर। 21 क्वेश्चन तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारा 22 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछता है, देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन एटम इन 1 मोल। एक मोल में किसी एटम का मास और किसी मॉलिक्यूल का मास या किसी कंपाउंड का मास कितना होता है उसे हम बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास को ग्राम में मेजर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। वाटर का निकालना है, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर में हमारा आ रहा है H2O, मीन्स हमारे पास मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, इसमें ऑक्सीजन एटम एक है, ये हम 2 आगे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, प्लस में 1 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 16 1 जा 16, ये हो गया 18 ग्राम। तो इसका मतलब पानी का जो मास है, मोलर मास है, वो 18 ग्राम है। दूसरा पूछ रहा हमारा नाइट्रिक एसिड। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक हाइड्रोजन एटम है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने एटम है, एक, तो 1 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस ये क्या है 3, कितने ऑक्सीजन एटम, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 प्लस 1 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 14 प्लस 48, तो ये आ गया आपके पास 48, 14 और ये 1, ये आएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 5 और ये 6, 63 ग्राम। तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 63 ग्राम। इसका मतलब एक मोल HNO3 का मास 63 है, एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 22। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द कलर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, कौन कौन से कलर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एंड द ग्रीन प्लांट ऑफ द सनलाइट, ग्रीन लाइट ऑफ द सनलाइट इज ब्लॉक्ड, हाउ विल द फोटोसिंथेसिस विल अफेक्टेड। तो इसका मतलब कह रहा है कि कलर में, लाइट ऑफ कलर मींस लाइट में कितने कलर होते हैं 7 विद ग्योर। अब प्लांट जो हमें दिखाई देते हैं वो ज्यादातर कौन से कलर में दिखाई देते हैं, ग्रीन और लाइट येलो की फॉर्म में। इसका मतलब जो प्लांट है वो सारे कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर को क्या करता है, वो वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास जो आपके लाइट के जो 7 कलर हैं, वो जैसे ही लीव्स पर पड़ते हैं, सारे के सारे लाइट प्लांट क्या कर लेता है, लीव्स क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिफ्लेक्ट किसको करता है, ग्रीन कलर को, या जो हल्का लाइट येलो कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इट रिफ्लेक्ट ओनली द ग्रीन कलर एंड ऑल कलर क्या होंगे, सारे के सारे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट के जो लीव्स हैं
वो कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि प्लांट एब्जॉर्ब ऑल द कलर इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ 7 कलर। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ 7 कलर। 7 कलर का जो बैंड है, वो सारे के सारे जो क्या कहते हैं ऑल द कलर, लेकिन द प्लांट रिफ्लेक्ट बैक द ग्रीन लाइट बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर ग्रीन इन कलर। सारे के सारे कलर को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो जो बाउंसिंग बैक या वापस भेजता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो केवल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जो प्लांट है वो ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो भी कलर हमें दिखाई देता है इस एनवायरनमेंट में, तो वो ऑब्जेक्ट सारे कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कलर हमें उस ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है वो कलर क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। देयरफॉर अगर, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ग्रीन कलर नहीं हुआ तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर फर्क पड़ेगा? अगर ग्रीन कलर नहीं हुआ तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये रैप्चर हो गई तो जो सब्सटेंस इन और आउट होंगे, वो कोई भी सब्सटेंस को अंदर जाने देगा और कोई भी सब्सटेंस को बाहर आने देगा। जिस सब्सटेंस की जरूरत नहीं है उस सब्सटेंस को अंदर जाने देगा, और जिस सब्सटेंस की हमें जरूरत है उस सब्सटेंस को बाहर आने देगा, जिसकी वजह से अनवांटेड मटेरियल इस सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब अनवांटेड मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो आफ्टर सम तो सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जिससे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी, एंड सेल विल डाई। इफ इट मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो रप्चर द कंटेंट ऑफ द सेल विल कम इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। तो सेल के जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी सब्सटेंस है सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से अनवांटेड मटेरियल एंटर द सेल, और जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो सेल के अंदर घुस जाएंगे, और यूजफुल मटेरियल बाहर आ जाएगा सेल से। सेल से क्या होगा? जो यूजफुल मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, और जिसकी जरूरत नहीं है वो सब्सटेंस अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल की, वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, और सेल विल डाई। सेल क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा, और जब काम करना बंद कर देगा तो सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, जिससे लाइसोसोम क्या कर लेगा? उसको डाइजेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वाज सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन सांस लेने में उसको क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। सिंस ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब सांस लेने का मतलब क्या है? उसके लंग्स में प्रॉब्लम होगी। कुछ और भी रीजन हो सकता है। हिज डॉटर सारिका टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी लड़की डॉक्टर के पास लगी। आफ्टर स्टडिंग द केस को स्टडी करने के बाद डॉक्टर केम टू नो द नवीन इज रिजाइडिंग अ वेरी बिजी रोड। जब डॉक्टर ने उस के फादर को, सारिका के फादर को चेक किया, तो चेक करने के बाद पता लगा कि वो ऐसे जगह रहते हैं जहां पर रोड क्या है? काफी बिजी है। जब रोड काफी बिजी है इसका मतलब बहुत सारी गाड़ियां या वहां पर चलती है, और अदर जो भीड़ जो आपकी क्राउडेड है, दैट इज द क्राउडेड एरिया, उसकी वजह से क्या हो रही है? उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है। बिजी रोड में व्हीकल्स क्या होती है? चलती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वहां पर गैस ज्यादा रिलीज होती है, और गैस ज्यादा रिलीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा, और पॉल्यूट होने से क्या होगा? हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाट वुड बी पॉसिबल रीजन फॉर द नवीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? मेन कारण क्या है? मेन कारण है उसके आसपास की एरिया का, उस आसपास की जगह का वायु का प्रदूषण होना। मीन्स एयर पोल्यूशन इज द मेन कॉज या पॉसिबल रीजन फॉर द नवीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नवीन की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मेन कारण क्या है? उसके आसपास की जगह का एयर पोल्यूशन होना। विच मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल? जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां में जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं या जो गैस निकलती है या जो पोल्यूटेंट है,
Pollutant means the substance which are unwanted substance which are present in the atmosphere. और वो कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, NO2 और some dust particle, smoke, all are the air pollutant which are exhausted by the vehicle. राइट द प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन। प्रिवेंटिव मेजर ये होना चाहिए कि हमें जो है तो गाड़ियों की पोल्यूशन चेक करना चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC, हमें पोल्यूशन चेक करना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस ना करे, ज़्यादा और गैस हार्मफुल गैस रिलीज ना हो, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, साफ रहे। यूज द फ्यूल बर्न कंप्लीटली, हमें वो फ्यूल यूज करना है जो पूरी तरह से बर्न हो गया हो, मीन्स कंप्लीटली कंबशन विल टेक प्लेस, जिससे हमारा आसपास का वातावरण खराब ना हो। जो रेगुलेटेड किससे है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल से रेगुलेटेड होगा। और जो सारी गाड़ियों को चेक करेंगे कि ये पोल्यूशन ये फ्री है या नहीं है, या पोल्यूशन इसका कम करेगी या, ये चेक करने में PUC डिपार्टमेंट हमारा गवर्नमेंट का बनाया गया है। एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। अगर एक एथलीट यहां से स्टार्ट किया चलना, ए से स्टार्ट किया और उसने ए से चलना स्टार्ट किया तो एक चक्कर लगाया, ये एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, इसका मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस। तो इसका मतलब कितनी लेंथ कवर की? सर्कमफ्रेंस। जबकि इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू 200 मीटर। और इसका रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 200 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर इसका क्या है? रेडियस है। इन कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। टी इज इक्वल टू 40 सेकंड। And what would be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? अगर वो यहां से लेके यहां तक एक चक्कर लगाने में उसको कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड लगते हैं। तो दो चक्कर लगाने में कितने लगते हैं? 80 सेकंड। तीन चक्कर में 120 सेकंड, 120 सेकंड, और 20 मिनट में आधा। इसका मतलब ये मेरा सेंटर है, यहां से यहां तक रेडियस कितना है? ये रेडियस है। रेडियस कितना? 100 मीटर। ये भी 100 मीटर, और ये B, और यहां पर O। अब यहां पर क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना? 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब हो गया 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस में 20 सेकेंड, और ये क्या आएगा? 120 सेकेंड प्लस में 20 सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 140 सेकेंड। ये टोटल उसने टाइम लगाया चक्कर लगाने में। तो इसका मतलब एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं, और वो इतने देर तक चक्कर लगाता रहा। तो इसका मतलब टोटल कितने चक्कर लगे? तो नंबर ऑफ राउंड या रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल टाइम और टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन राउंड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ राउंड क्या जाएगा? टोटल टाइम 140 सेकेंड अपॉन में 40, तो 0, ये क्या आएगा? 2, ये क्या आएगा? 7 अपॉन में 2 राउंड। इसका मतलब उसको कितने चक्कर लगे? 3.5 राउंड, 3.5 चक्कर लगाए उसने कितने चक्कर लगाए? 3.5 चक्कर लगाए। अब इसका मतलब एक राउंड में, अब इसका एक सीधा फॉर्मूला है, सीधा एक फॉर्मूला है। तो देखिए ध्यान से, सीधा फॉर्मूला क्या है? उसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड इनटू में सर्कमफ्रेंस, नंबर ऑफ राउंड इनटू में सर्कमफ्रेंस। और व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड? 3.5, एंड व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? 2 pi r। 3.5 मीन 7 अपॉन में 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और r की जगह
100, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो 2 से 2 कट, 7 से 7 कट, तो बचा क्या 2200 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 2200 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब 3.5 चक्कर में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 2200 मीटर किया। लेकिन 3.5 चक्कर के बाद उसने 3 चक्कर पूरे लगा दिए और एक आधा चक्कर रह गया। 3 चक्कर पूरे, एक आधा चक्कर, तो इसका मतलब 3 चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, और आधे चक्कर में उसके डायमीटर के बराबर। इसका मतलब 3 चक्कर पूरे लगा दिए, एक चक्कर, 2, 3 चक्कर पूरे लगा दिए और आधा चक्कर मतलब ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब इन 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब 3 चक्कर पूरे हो गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 चक्कर में, जीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 राउंड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड, इन 3 राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट 3 चक्कर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां से गया वहीं पर ही पहुंच गया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और हाफ राउंड में डायमीटर, हाफ राउंड में इज डायमीटर, तो डायमीटर कितना है 200। तो इसका मतलब 200 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 3.5 राउंड। मीन्स 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 200 मीटर, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 2200 मीटर। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 26। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इसका मतलब फोर्स मीन एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मतलब अगर ये हमारे पास सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर ये फोर्स लगाया है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आगे डिस्प्लेस हो गया, कितने मीटर, 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। यहां से लेके यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर। और ये फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, कितने मीटर, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 2 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन वर्क डन, क्या पूछा उसने, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू में कॉस थीटा, एफ 10 इंटू में 2 इंटू में कॉस 60, और 10 इंटू 2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये 2 से ये 2 कट, तो बचा गया 10 जूल। तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल। तो वर्क डन क्या हो गया, 10 जूल हो गया। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। अभी आपको ध्यान नहीं, और ये 10th क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। cos 60 इज इक्वल टू हाफ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट फोर्स को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है। इसका मतलब इट ऑलवेज एक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। दैट द प्लेनेट रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व राउंड द सन। इसका मतलब सन के चारों तरफ प्लेनेट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास क्या है, सन है, और ये क्या है, मून प्लेनेट है, जब ये चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब अर्थ, सन जो है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, प्लेनेट रिवॉल्व राउंड द सन। सन क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल। ये क्या है, जैसे मून है, अगर मैंने इसको सन ले लिया, और ये क्या है बेटे, प्लेनेट, ये क्या है, प्लेनेट, दिस इज सन, ये प्लेनेट, प्लेनेट मीन प्लेनेट, और इसे अर्थ को क्या ले लिया, सन ले लिया, तो वही सेम कंडीशन है। सन क्या कर रहा है, प्लेनेट को अपनी ओर खींच रहा है, और सन का मास कंपैरेटिवली प्लेनेट से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है, मून की तरफ आने की सोच रहा है, नीचे की तरफ आने की सोच रहा है, और फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या लग रहा है, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट, प्लेनेट एंड सन, प्लेनेट एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अर्थ को या प्लेनेट को अपनी ओर खींचा, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर फोर्स विच एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सोर्स,
the centripetal force that the planet revolve around the sun. The force depends on the mass of the sun and the planet and the distance between them. इसका मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ सन पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ सन फिक्स है. मास ऑफ सन इज मोर देन द प्लेनेट, तो इसीलिए प्लेनेट क्या नाम है मूव करते हैं ऑन ए फिक्स ऑर्बिट एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. अगर बाय चांस डिस्टेंस ये ऑर्बिट अगर कम या ज्यादा हो गया तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली क्या होगा कम और ज्यादा हो जाएगा एंड द प्लेनेट विल फॉल डाउन और प्लेनेट क्या जाएगा गिर जाएगा बट इट इज कांस्टेंट जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में. लास्ट क्वेश्चन है how does the force of gravitational between two objects when the distance between them is reduced to half. तो हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर. d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ये है एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने x ले लिया, क्या ले लिया x ले लिया, ये डिस्टेंस चलो d ले लिया, d इज द डिस्टेंस. अब इस डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा d. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड व्हेन डिस्टेंस क्या कर देंगे आप डबल, व्हेन डिस्टेंस इज डबल, तो हमने ले लिया d1 इज इक्वल टू 2d, डिस्टेंस क्या कर दिया डबल कर दिया तो फोर्स भी चेंज होगा. तो न्यू फोर्स हो जाएगा हमारा F1. वो क्या होगा कैपिटल G m1 m2 सेम अपॉन में d1 का स्क्वायर. तो F1 मेरे पास क्या आ गया इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में d1 क्या है मेरे पास 2d का होल स्क्वायर. तो F1 क्या आ गया मेरे पास इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 d का स्क्वायर d स्क्वायर, ये आ गया. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम F1 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर और ये क्या है 1/4 और ये 1/4 हमारा क्या हो जाएगा बाहर लिख देंगे. और ये मेरे पास क्या है F है, ये क्या है मेरे पास F. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा इसकी जगह क्या लिख देंगे हम F लिख देंगे अपॉन में 4. तो इसका मतलब जो है फोर्स क्या हो जाएगा आधा 1/4 हो जाएगा. इसका मतलब जब डिस्टेंस डबल कर देंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा. तो इसका मतलब व्हेन द डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे हाफ, देन डबल 2 टाइम, देन तो क्या हो जाएगा 2 टाइम, देन जो हमारा फोर्स है फोर्स विल बी 1/4 टाइम हो जाएगा, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा. कब जब हम डिस्टेंस को, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट के बीच में हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस कम होगा और तो फोर्स भी बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसका मतलब d और फोर्स, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा. अब कितना फोर्स बढ़ेगा उसके स्क्वायर के बराबर, मतलब फोर्स डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स उसका 1/4 2 का स्क्वायर कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस घटा दिया तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स जो है डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए कह रहा है कि अगर डिस्टेंस, दोबारा देखिए बेटे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा. ये क्या है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. And this was the question, the last and next question you will check in the next video, and that today is over. Thanks for today.